हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल और मई के जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, जो भी करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड रहे हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। उसमें सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है कि भारतीय नौसेना ने एक परमाणु पनडुब्बी विकसित किया है जिसका नाम क्या है, आईएनएस अरिधमन। और ये कहाँ कमीशन किया गया है, तो विशाखापत्तनम गया है। परमाणु पनडुब्बी का मतलब ये है कि अब यह पनडुब्बी जो है परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा। इससे पहले 2016 में आईएनएस अरिहंत रहा है पहला भारत का, और दूसरा अगस्त 2024 में शामिल किया गया था आईएनएस अरिघात, और तीसरा नाम क्या है, आईएनएस अरिधमन। इससे पहले बात करें तो कितने देशों ने यह हासिल कर लिया है पहले ही, तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ भारत भी अब इस क्लब में शामिल हो गया है। इसका मतलब भारत से पहले कितने देश रहे हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। दूसरा न्यूज़ क्या है, देखिए कि डॉक्टर मेनका गोस्वामी जो हैं ये LGBTQ+ की सांसद बनी है, और ये भारत की पहली सांसद होंगी जो कि LGBTQ+ सांसद होंगी। राज्यसभा में इन्होंने अपना शपथ लिया है। अगला क्या है कि एशियन बॉक्सिंग इलाइट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, और इस चैंपियनशिप में भारत ने जो है दूसरा स्थान हासिल किया है। सॉरी, पहले स्थान पे कौन है, कजाकिस्तान पहले स्थान पे है जो कि टोटल 13 मेडल पाया है, और इंडिया 16 मेडल के साथ दूसरे स्थान पे है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कजाकिस्तान के पास गोल्ड ज़्यादा था, और जिसके पास गोल्ड मेडल ज़्यादा रहता है उसी को हम वरीयता देते हैं और आगे पॉइंट टेबल में शामिल करते हैं उसको। तो भारत दूसरे नंबर पे रहा है बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। अब भारत ने अपनी पहली वैदिक घड़ी बनाई है, और कहाँ पे विकसित किया गया है इसे, तो वाराणसी में इसे विकसित किया गया है। ये समय नहीं बताता बल्कि संस्कृति का बोध कराता है। वैदिक घड़ी है इसका नाम, तो इसे बोलते हैं विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। काशी में जो है इसे लॉन्च किया गया है, और वहीं पे इसे शामिल किया गया है। काशी विश्वनाथ परिसर में जहाँ पे मंदिर है वहीं पे इसे रखा गया है। विश्व की प्रथम जो है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, और इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर जो है सटीक समय की गणना की जाएगी, और 30 मुहूर्तों में दिन का विभाजन किया जाएगा। उसके बाद पंचायती राज दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, तो 24 अप्रैल को मनाया गया था पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल को ही सबसे पहली बार पंचायत को लागू किया गया था। इस बार की थीम क्या रही है, तो ग्रामोदय से भारतोदय, सशक्त पंचायत और समृद्ध लोकतंत्र, यही इस वर्ष की थीम रही है। थीम से क्वेश्चन आते हैं, थीम्स आप याद कर लीजिए। अगला न्यूज़ देखिए कि नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, रीस्टैब्लिश किया गया है इसे, और इसके कुछ लोग चेंज हुए हैं। जैसे यहाँ पे उपाध्यक्ष आपको कौन मिलेंगे, उपाध्यक्ष आपको अशोक लाहिड़ी मिलेंगे, क्योंकि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे CEO कहा जाता है, ये हैं बी आर सुब्रमण्यम जो हैं ये CEO नियुक्त हुए हैं। जबकि आपको याद क्या रखना है, अभी क्या न्यूज़ आया था, अशोक कुमार लाहिड़ी जो हैं ये उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो अशोक कुमार लाहिड़ी जो है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं। सिंधु जल संधि हुआ है, और यह विवाद कुछ दिनों से चर्चा में चल रहा है। तो इसकी बात करें तो सिंधु जल संधि विवाद 2026 यह रहा है। पाकिस्तान की UNSC में गुहार, भारत का रुख, इसके तहत कुछ साफ किया गया है। तो भारत द्वारा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी रोक दिया गया था, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के समय। तो उसी को लेके जो है पाकिस्तान UNSC में गुहार लगाया है, और यह कहा गया है कि फिर से आप इंडस रिवर का पानी छुड़वाइए, और पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। तो भारत द्वारा 2025 में सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने के बाद पाकिस्तान ने मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे UNSC बोला जाता है, वहाँ पे उठाया है, और पाकिस्तान ने संधि बहाल करने की मांग की है, जिससे यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। सिंधु जल संधि की बात करें तो 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और किसने मध्यस्थता किया था, तो विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता किया था। इसमें टोटल 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, खास करके सिंधु, झेलम और चिनाब, इसके 80% जल का यूज कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, और 20% जल का यूज भारत करेगा। जबकि जो पूर्व की 3 नदियाँ हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इसका 100% जल का यूज भारत करेगा। तो यही था पूरा विवाद। अस्थाई सिंधु आयोग भी गठित किया गया था इसको लेके। टोटल 6 नदियां हैं, याद रखिएगा। गंगा एक्सप्रेस वे तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश में, जो कि अब 12 जिलों में से होके ये जाएगा, और लगभग 12 घंटे का रास्ता अब 6 घंटे में कवर किया जा सकता है। अमरोहा से कहाँ तक जाएगा, प्रयागराज तक ये।
12 जिलों से होकर गुजरेगा। लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा की गई है। इससे पहले लद्दाख में सिर्फ 2 जिले हुआ करते थे, लेकिन अब 5 नए जिले शामिल हुए हैं। इस कारण लद्दाख में अब कितने जिले होंगे? टोटल 7 जिले होंगे। अंडमान एंड निकोबार में एक इतिहास रचा गया है। क्या इतिहास है? तो समुद्र के नीचे जो है 60x40 मीटर का एक तिरंगा फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यही तिरंगा है जिसकी लेंथ क्या है? 60x40। उसके बाद विटली अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और यह पुरस्कार जो है वैश्विक स्तर पर प्रकृति के संरक्षण में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, इसलिए विटली अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत की परवीन शेख को यह अवार्ड मिला है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में इसकी लगभग 90% वैश्विक आबादी पाई जाती है। और किसके कारण मिला है इन्हें? तो यह जो है संकटग्रस्त पक्षी, खास करके इंडियन स्कीमर का संरक्षण करने के लिए जानी जाती हैं परवीन शेख, जिसके कारण इन्हें विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला न्यूज़ है कि यूनेस्को ने मोरक्को की राजधानी रबात को, तो मोरक्को एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? रबात। और मोरक्को कहाँ का देश है? तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये, अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, और वहाँ की राजधानी रही है रबात। तो 2026 के लिए इसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। किसको? रबात को। उसके बाद भारत के निजी अंतरिक्ष सेक्टर ने इतिहास रच दिया है, जिसके तहत गैलेक्सी आई स्पेस ने मिशन दृष्टि को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। भारत के कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है इसके। तो मिशन दृष्टि क्या है, क्यों खास है? तो दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है। ऑप्टोसार किसे बोलते हैं? इसका मतलब ये है कि अब जो है ऑप्टिकल प्लस ऑल वेदर रडार टेक्नोलॉजी का यह संगम होगा, एक साथ आएंगे दोनों, और हर मौसम में सटीक अर्थ ऑब्जर्वेशन संभव हो पाएगा। सटीक अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि कहाँ पे मिनरल्स हैं, को भारत की बाउंड्रीज कितनी सुरक्षित है, इसके बारे में आसानी से देखा जा सकता है, और ग्लोबल स्पेस इकोसिस्टम में भारत की एक मजबूत पहचान को दिखाता है। उसके बाद पूरी तरह से पेपरलेस ज्यूडिशरी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन सा? सिक्किम। और इसका अब यहाँ पे खास करके सिक्किम हाई कोर्ट जो होगा, यहाँ पे पूरी तरह से पेपरलेस काम किया जाएगा। इसका मतलब डिजिटल तरीके से काम किया जाएगा यहाँ पे। संसद में न्यायाधीशों को बढ़ाने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था, जो कि पास भी हो चुका है। अब इससे पहले न्यायाधीशों की संख्या क्या थी? तो इससे पहले न्यायाधीशों की संख्या 33 थी, और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अब बढ़ा के कितना किया जाएगा? 37 + 1 मतलब 38। ठीक है, अब 37 जो है न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 38 न्यायाधीश होंगे। नया विधेयक आया गया है, कौन सा? न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडियाज रैंक 3rd ग्लोबली इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। रिन्यूएबल एनर्जी किसे बोलते हैं? जो कि भविष्य में ख़त्म न हो ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी या अनिवार्यकरणीय ऊर्जा, इसे क्या बोलते हैं? अविकरणीय ऊर्जा। और भारत जो है विश्व में तीसरे नंबर पे पाया गया है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से चीज़ें आती हैं? जैसे सोलर एनर्जी आता है, थर्मल एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है, उसके बाद हाइड्रो एनर्जी आता है, जो कि जल के माध्यम से बनाया जाता है एनर्जी। तो भारत तीसरे नंबर पे है, याद रखिएगा। एक बड़ा अच्छा न्यूज़ है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति इसका नाम है। प्रगति एक्सरसाइज पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। 2026 में इसे हुआ है, ये अभ्यास कंडक्ट कराया गया है। कहाँ पे कंडक्ट कराया गया है? तो मेघालय में, मेघालय के उमरोई स्टेशन में इसे कंडक्ट कराया गया है। और इसमें 12 देश जो हैं शामिल हुए हैं, जिसमें कौन कौन से देश हैं? भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम। टोटल 12 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। और प्रगति का पूरा अर्थ है हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। बाकी आप लोग पढ़िएगा इसे। अब अगला न्यूज़ क्या है कि दुनिया को चौंका रहा है भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल। तो मिसाइल कई प्रकार की होती हैं, जैसे हाइपरसोनिक होती हैं, सोनिक होती हैं, सब सोनिक होती हैं। तो हाइपरसोनिक का मतलब ये है कि अगर किसी मिसाइल का स्पीड 5 मैक का मतलब ये है कि जब ध्वनि की चाल से 5 गुना ज़्यादा स्पीड किसी की हो, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल।
तो 1700 मीटर प्रति सेकंड की तेज़ गति से ये वॉर कर सकता है। डीआरडीओ ने इसे बनाया है हाइपरसोनिक मिसाइल को। तो बस इतना याद रखिएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल किसे बोलते हैं? जब ध्वनि की स्पीड से 5 गुने से ज़्यादा किसी की स्पीड हो मिसाइल की, तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। तो स्क्वाड्रन लीडर सान्या बिकम फर्स्ट वुमेन कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। तो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में पहली बार चुनी गई हैं कौन? सान्या। इनका नाम याद रखिएगा। अब दुनिया में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, भारत में उसमें कौन सा स्थान है भारत का? तो दुनिया का सबसे तेज़ जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है एल कैपिटन, जो कि यूएसए का है। दूसरा है फ्रंटियर, वो भी यूएसए का है। और अरोरा जो है वो भी यूएसए का है। और जबकि जुपिटर जो है जर्मनी का है। भारत की बात करें तो भारत का एरावत, जो कि सी डैक पुणे में स्थापित किया गया है, यह विश्व की रैंक में 188 स्थान आता है, लेकिन भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम क्या है? एरावत। बस एक नाम याद रखिएगा बस। अब ये देखिए, एट जस्ट 23 प्रीति रजक बिकम द इंडियन आर्मीज फर्स्ट एवर वुमेन सूबेदार प्राउड मोमेंट। तो पहली वुमेन सूबेदार बनी है कौन? प्रीति रजक। आईपीएल ख़त्म हो चुका है, आईपीएल के विजेताओं की भी घोषणा की जा चुकी है। तो आईपीएल का इस बार का विजेता कौन रहा है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर रहा है। और इसने किसको हराया है? तो गुजरात टाइटंस को इन्होंने हराया है। इसमें ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको दिया जाता है, पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको दिया जाता है। तो ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी को मिला, पर्पल कैप कैगिसो रबाडा को मिला। उसके बाद आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स का संगठन 2026 में जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन होने वाला है वो भारत में होगा। और ब्रिक्स में देश की बात करें तो इससे पहले ब्रिक्स में 5 देश थे, लेकिन 6 देश नए शामिल हुए हैं इसमें। अब टोटल 11 देश हो गए हैं। कौन कौन से देश शामिल हुए हैं देखिए, तो मिस्र या इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हुए हैं। और इससे पहले बी से होता है ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। टोटल 11 देश हैं। इस बार का आयोजन कहाँ होगा? तो इंडिया में किया जाएगा। इससे पहले 2025 में आयोजित हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था आयोजित। अगला देखिए क्या है, इंडिया बैक्स हिस्टोरिक 19 मेडल्स। यूएसए जो कि अंडर 20 कहा जाता है, एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर चाइना है टोटल 25 मेडल के साथ, भारत दूसरे स्थान पर रहा है। बाकी मेडल आप देखिएगा। पूजा सिंह ने इतिहास रच दिया है, 14 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर जो है यह स्वर्ण पदक जीती हैं। उसी अंडर 20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती थी और नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ दी थी। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 1.92 मीटर हाई जंपिंग का। ये नया रिकॉर्ड बनाई है पूजा सिंह। अब नया रिकॉर्ड जो हो गया है 1.93 मीटर का हो गया है हाई जंपिंग में। अगला है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जो है गूगल का विशाल एआई सेंटर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, जिसे देश के सबसे बड़े एआई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशों में गिना जा रहा है। इसका मतलब गूगल जो है अपना एआई डेटा सेंटर स्थापित करेगा कहाँ पे? विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश की, जो कि एक जगह का नाम है और एक शहर भी है विशाखापत्तनम, वाइजैग भी बोलते हैं इसे। और एआई डेटा सेंटर जो बनाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे हर साल जो है 50 लाख या 50,000 लोगों का पीने का पानी जो है छीन सकता है। अगला है यूसीसी का विस्तार हो गया है। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जिसे कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में इसकी बात की गई है और यह एक और राज्य में लागू किया गया है जो कि असम में है। असम ने उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता कानून पारित कर दिया गया है। इससे पहले किस किस राज्य में था? तो गुजरात में था और उत्तराखंड में लागू किया गया था। अगला है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें 11वीं बैठक कही जा रही है विदेश मंत्रियों की। और बैठक में जो कि अमेरिका भी शामिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल रहा है, जापान भी शामिल रहा है। तो क्वाड किससे बनता है? तो 4 देशों का एक संगठन है क्वाड, जो कि 4 देशें इसमें शामिल होती हैं। पहला अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान और चौथा भारत। 4 देश मिलके एक संगठन बनाए हैं जिसे क्वाड कहते हैं। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसको पुनर्जीवित किया गया था 2017 में, तब से इसको आयोजित किया गया जा रहा है। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़िएगा इसमें। अगला न्यूज़ है कि सिक्किम जो है डिक्लेयर्स फुल्ली लिटरेट स्टेट। सिक्किम जो है पूरी तरह साक्षर राज्य घोषित किया गया है।
अगला है ईशा सिंह, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दी हैं ईशा सिंह, और इन्होंने शूटिंग में खास करके 43 का नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 42 का रिकॉर्ड था। तो ईशा सिंह किससे संबंधित हैं? तो शूटिंग से संबंधित रही हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है। याद रखिएगा इनका नाम, शूटिंग से संबंधित है ईशा सिंह। अगला है ऑयल इंडिया अनलॉक्स न्यू गैस बियरिंग पे जोन। तो राजस्थान के डांडेवाला में, डांडेवाला एयरफील्ड है, वहाँ ही नया खोजा गया है, खास करके जहाँ पे गैस निकाला जा सकता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो बस नाम याद रखना है, राजस्थान का डांडेवाला। अगला है कि आईटीबीपी की महिला कमांडोज ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि पूरी टीम, आईटीबीपी की पूरी महिला टीम ने ही एक साथ खास करके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, और यह पहली बार हुआ है। यह इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि नॉर्वे जो है दुनिया का पहला देश बना गया है जिसने जंगलों की कटाई को रोकने के लिए जीरो डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी लागू किया है। जीरो डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी का मतलब है अब वहाँ पे किसी भी प्रकार की पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। अब सरकार उन उत्पादों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी जिनसे जंगलों को नुकसान होता है। रेस में जो है एक नया रिकॉर्ड बना है, भारत की रफ्तार ने रचा नया इतिहास। तो गुरविंदर सिंह जो हैं वो बने सबसे तेज़ धावक भारत के, खास करके, और 10.09 सेकंड में 100 मीटर का रेस उन्होंने पूरा किया है अपना। और एक और दो रिकॉर्ड और बने हैं, जैसे विशाल टीके जो है 400 मीटर के रेस में इतिहास रचे हैं 44.98 सेकंड में। जबकि तेजस्विनी शंकर जो है किससे संबंधित हैं? तो भारतीय एथलीट हैं जो कि टेकाथलॉन से संबंधित हैं, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है। चंद्रयान 3 के पूरे टीम को जो है गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड दिया गया है 2026 का। चंद्रयान की पूरी टीम को दिया गया है। चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था चंद्रमा पे उतरने के लिए लैंडर और रोवर के साथ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो इसको आप पढ़िएगा क्यों मिला है अवार्ड। सौरभ विजय को यूआईडीएआई का नया सीईओ बनाया गया है। यूआईडीएआई की बात करें तो यही आपके आधार कार्ड को बनाता है, और इसीलिए उसके नए सीईओ बनाए हैं सौरभ विजय। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और विश्व की साहित्य में ताइवान की ऐतिहासिक जीत रही है। और ताइवान पुस्तक ट्रैवेलॉग को जो है इस बार दिया गया है। लेखिका योंग सुआंग जी रही हैं, जो कि ताइवान की रही हैं। और अनुवादक कौन रहा है? लिन किंग। लिन किंग अनुवादक रही हैं, ट्रांसलेटर रही हैं। जबकि ताइवान ट्रैवेलॉग जिसकी पुस्तक है वो कौन है? योंग सुआंग जी। दो पुरस्कार होते हैं, एक बुकर पुरस्कार, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बुकर प्राइज़ की बात करें तो यह मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए किसी पुस्तक को दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है जो वो अंग्रेजी में भी लिखा जा सकता है और उसका ट्रांसलेटेड वर्जन में दिया जाता है। अगला न्यूज़ क्या है कि पीएम मोदी ने एफएओ प्रमुख को गिफ्ट किए भारत की ये 5 मशहूर चावल और मिलेट बार। इस कारण प्रधानमंत्री मोदी जी को एफएओ, जो कि एक फूड ऑर्गेनाइजेशन है, वैश्विक फूड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसे, और भारत के प्रधानमंत्री को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है इसके लिए। प्रगति एक्सरसाइज हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मेघालय में हुआ है। 12 देशों ने इस पर हिस्सा लिया है। टॉप 10 कंट्रीज विथ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। तो सोना काफ़ी चर्चा में चल रहा है, तो सोने को लेके जो न्यूज आया है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। दूसरे नंबर पे इटली, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे रसिया, और पाँचवें नंबर पे भारत आता है। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है और पाँचवें नंबर पे इंडिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक व्यापक गाइड है, और यह क्यों लागू किया गया है? तो हम देखते हैं कि एमएसपी जो है टोटल 22 फसलों पे लागू किया जाता है। 22 फसलों में रबी की फसल भी आपको मिलेगी, आपको जायद की फसल भी मिलेगी, और आपको दो तीन चीज़ें और देखने को मिलेंगी। जैसे इसके लिए सीएसीपी सिफारिश करता है, और अंतिम मंजूरी कौन देता है? सीसीईए। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो सीएसीपी सिफारिश के बाद सीसीईए जो है अंतिम मंजूरी दी जाती है। और केंद्र सरकार ने इस बार खरीफ की फसल के लिए 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है। 14 फसल खरीफ के आते हैं। टोटल 22 फसल आते हैं, जिसमें 14 फसल खरीफ के, 6 रबी के फसल आएंगे, जबकि 2 वाणिज्यिक फसलें हैं। तो कौन कौन सी फसल है आप ये पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मोदी जी का यूएई में दौरा किया गया है, जिसमें तहत 5 जो है वो समझौते किए गए हैं। पहला,
यूएई से एलपीजी गैस का सीधा करार किया गया है। दोनों देशों की सेनाएं मिलकर काम करेंगी। देश के तेल भंडार के लिए यूएई से साझेदारी किया गया है। गुजरात के वाडीनार में जहाज मरम्मत का एक बड़ा केंद्र बनेगा। यूएई ने सड़क, बैंक और बुनियादी काम में पैसा लगाने का वादा किया है। थॉमस कप, ये इंपॉर्टेंट है। तो चीन ने इतिहास रच दिया है, 12वां खिताब अपने नाम किया है थॉमस कप का। आयोजक जो है 2026 में रहा है। आयोजक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसे आयोजित करता है। और पुरुषों की टीम प्रतियोगिता पहली बार 1948 में आयोजित किया गया था। विजेता चीन, जबकि किसको हरा के विजेता बना है? फ्रांस को हरा के। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार, 5वां पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो यह कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया है। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रह चुके हैं कैलाश सत्यार्थी को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। तो पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था पहला पुरस्कार। अगला आता है इंडिया टू होस्ट एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। तो गुजरात में आयोजित किया जाएगा वेट लिफ्टिंग का चैंपियनशिप। 44 साल बाद ऐसा होगा कि गुजरात में किसी का आयोजन किया जाएगा। आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो आने वाले जो टूर्नामेंट है उसमें 2026 में भारत श्रीलंका T20 विश्व कप आयोजित हो चुका है। 2027 का वनडे जो वर्ल्ड कप होगा वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। 2028 का जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच देशों में आयोजित किया जाएगा। और 2029 का वर्ल्ड कप भारत में होगा, तो ये याद रखिएगा। 2030 का वर्ल्ड कप जो होगा वो T20 का वर्ल्ड कप होगा। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच आयोजित किया जाएगा उसे। 2031 का वर्ल्ड कप वो अक्टूबर-नवंबर में होगा और भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। 2031, 2029 चैंपियन ट्रॉफी 2029 में आयोजित किया जाएगा और 2031 के वनडे वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नया नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। तो नेवी चीफ बने हैं कौन? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। उसके बाद भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे CDS भी कहा जाता है, तो NS राजा सुब्रमण्यम बने हैं। उसके बाद आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। तो भारत की रैंक 157वीं रही है। आप न्यूज़ का हाल तो देख ही रहे हैं भारत में, तो इस कारण 157वीं भारत की रैंक रही है। कुल देश 180 हैं और नॉर्वे जो है पहले नंबर पे रहा है। लगातार दूसरे साल नॉर्वे जो है पहले नंबर पे रहा है। और अंतिम स्थान जो है वो इरिट्रिया का है, 180 नंबर पे इरिट्रिया आता है देश। भारत 157 नंबर पे है, 157। कौन जारी करता है इसे? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह हर साल जारी किया जाता है। पहली बार 2002 में जारी किया गया था। तमिलनाडु बना भारत का नंबर 1 वस्त्र निर्यातक। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बना है सबसे नंबर 1 पे तमिलनाडु, ये याद रखिएगा। टेक्सटाइल सेक्टर में शानदार प्रदर्शन के साथ राज्य ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो कुल निर्यात कितना रहा है? 7.99 बिलियन डॉलर रहा है। लगभग 22% हिस्सेदारी तमिलनाडु की रही है इस बार। राष्ट्रीय लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक 100 बिलियन डॉलर वस्त्र का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में देखिए कितना मेडल पाया है भारत। तो जापान पहले नंबर पर रहा है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 387 मेडल के साथ, और 418 मेडल के साथ जापान पहले पर रहा है। 387 मेडल के साथ इंडिया जो है दूसरे नंबर पर रहा है। गोवा की साध्वी सैल बनी है मिस इंडिया 2026। तो मिस इंडिया हर साल आयोजित किया जाता है और इस बार गोवा की साध्वी सैल जो है मिस इंडिया बनी है 2026 के। ऑस्ट्रेलिया ट्रैकोमा से मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत भी ऑलरेडी पिछले 2 साल पहले ट्रैकोमा से मुक्त हो चुका है, तो इस बार ऑस्ट्रेलिया भी ट्रैकोमा से मुक्त हो चुका है। ट्रैकोमा की बात करें तो ये आंखों की बीमारी होती है जिसके कारण खास करके देखना या दिखना बंद हो जाता है। INS मालवन भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसकी बात करें तो किसने बनाया है इसे? तो INS मालवन को तो कोच्चि में बनाया गया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। 80% प्लस स्वदेशी सामग्री से निर्मित किया गया है इसे। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर चुना गया है किसे? तो 19 वर्षीय भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। बिना हाथों के जम पैरों से तीरंदाजी करती हैं ये शीतल देवी खास करके।
तो वर्ल्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? शीतल देवी को चुना गया है। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग ने रचा इतिहास। तो यशोदा और कृष्ण पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी हुई है। तो किसने बनाया है इसे? राजा रवि वर्मा ने बनाया था। इसमें नीलामी हुई तो 167.28 करोड़ में बिकी है ये पेंटिंग। यही पेंटिंग है, अब देखिए। माइक्रोसॉफ्ट का MAI ट्रांसक्राइब 1। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित नया AI स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल। AI स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल मतलब आप बोलेंगे और वो लिखा जाएगा। आवाज़ को टेक्स्ट में बदलने के लिए ट्रांसक्रिप्शन में सक्षम है ये। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है इसे। तो सिर्फ 3.9% बेहद उच्च सटीकता के साथ ये काफ़ी एडवांस है। तो आप इसे पूरा पढ़िएगा। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क स्थापित किया गया है। तो लद्दाख के सिंधु घाट क्षेत्र में स्थापित किया गया है इसे। विनय कुमार सक्सेना ने इसका शुभारंभ किया। उद्देश्य की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक शैल उत्कीर्णों का संरक्षण या प्रदर्शन करना है इसमें। और पेट्रोग्लिफ होता क्या है? तो चट्टानों पर उकेरे गए प्राचीन जो है चित्र या प्रतीक जो रहे हैं उसको बोला जाता है पेट्रोग्लिफ। अब उसी चीज़ का संरक्षण किया जाएगा कि कौन सा कितने पुराने समय में किया गया है ये। तो शिकार दृश्य जानवर एवं बौद्ध प्रतीक दर्शाए गए हैं। मानव सभ्यता संस्कृति और संचार के प्रारंभिक साक्ष्य मिल सकते हैं इसके तहत। अगला है भारत का एडवांस परमाणु रिएक्टर सक्रिय। तो कलपक्कम तमिलनाडु में जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसे PFBR जो कहा गया है उसे सक्रिय कर दिया गया है फिर से। क्षमता की बात करें तो 500 मेगावाट। संचालक भाविनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। तो याद रखिएगा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें जो है प्लूटोनियम यूज किया जाता है। और भारत रूस के बाद दूसरा देश बन गया है जो कि कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चलाएगा। बाकी आप पढ़ने का प्रयास कीजिए कि भारत का 3 चरण का परमाणु कार्यक्रम क्या है। तो पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम यूज किया जाएगा जिसे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहा जाता है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज किया जाएगा और इसमें प्लूटोनियम यूज किया जाएगा। जबकि तीसरे चरण में थोरियम आधारित यूज किया जाएगा। पायल नाग, ये पायल नाग है, इनके बारे में पढ़िए ज़रा। तो पायल नाग जो है वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फ्रांस 2026 में आयोजित किया गया है। फाइनल में किसे हराया? शीतल देवी को हरा के पैरा नाग ने यह जीत लिया है। शीतल देवी की भी भारत की ही तीरंदाज रही हैं। तो इसको पढ़िए आप। तो देश के चीनी उत्पादन में 85% योगदान 3 राज्यों का मुख्य रूप से रहा है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे कर्नाटका। गन्ना प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा गन्ना का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? ये महाराष्ट्र करता है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है। गंगा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद अब जो है उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है। 6वां एशियन बीच गेम्स का आयोजन किया गया है। एशियन बीच गेम्स, तो वुमेन कबड्डी टीम ने इसमें गोल्ड जीता है एशियन बीच गेम में। अगला आता है कि भारत न्यूजीलैंड जो है मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। भारतीय उत्पाद पर न्यूजीलैंड लगाएगा शून्य शुल्क एवं 15 वर्षों में $20 अरब का निवेश किया जाएगा। बाकी जितने भी कंडीशंस हैं आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं क्रिस्टोफर लक्सन। एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता करार दिया गया है इसे। ओपेक से निकला यूएई। ओपेक जो कि एक तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है और उससे एक बड़ा देश यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात भी बोलते हैं, यह बाहर हो गया है। यूएई ने 60 साल के बाद ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का फैसला किया गया है। तो ओपेक क्या होता है, ओपेक प्लस क्या होता है, तो आप इसे पढ़िए। ओपेक, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यह एक सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य तेल उत्पादन करने वाले देशों की नीतियों को समन्वित करना और तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखना। ओपेक की बात करें तो इसमें 12 देश आते हैं, जबकि ओपेक प्लस में 10 देश आते हैं। नाम आप पढ़ लीजिए। चिपको आंदोलन जो कि एक पेड़ बचाओ आंदोलन था, उनकी नायिका रही बचनी देवी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
तो ये हैं बचनी देवी, और ये किसकी नायिका रही हैं? तो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित रहा? तो पेड़ बचाओ आंदोलन, पेड़ कटने से बचाने के लिए ये आंदोलन चलाई थी। नीति आयोग DPI @2047 पहल लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग ने DPI @2047 द रोड मैप टू प्रॉस्पर्टी लॉन्च किया गया है। इसका मतलब ये है कि 2047 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का। इसमें प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य है $18,000। DPI का विकास कार्यक्रम कैसा रहा है? DPI 1.0 1.3 अरब प्लस डिजिटल पहचान। DPI 2.0 ये पढ़िए आप, डिजिटल एक्सेस का विस्तार, सेवा वितरण में सुधार। DPI 3.0 2035 से 47 तक, इसमें क्या कहा जाएगा? इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ, MSME को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना, स्थानीय से वैश्विक तक। सैन्य खर्च के मामले में बात करें तो भारत कहाँ पे है? तो अमेरिका सबसे ज़्यादा $954 अरब सैन्य खर्च करता है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है। चाइना दूसरे नंबर पे आता है इसमें, रूस तीसरे नंबर पे। भारत की बात करें तो अमेरिका पहले, चाइना दूसरे, रूस तीसरे, जर्मनी चौथे, भारत 5वें नंबर पे आता है, जबकि पाकिस्तान बहुत पीछे है इससे। सिप्री की रिपोर्ट में यह सामने आया था। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या होता है? 1945 में गठित हुआ था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA। चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA 5 अस्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं, जो कि हर 2 वर्ष में एक बार चुने जाते हैं। वीटो पावर किसके पास है? तो चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA के पास वीटो पावर है। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है इसका। अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है भारत, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रहा है भारत का। भारत का दल बदल विरोधी कानून काफ़ी चर्चा में रहा है। जब से राघव चड्ढा ने पार्टी को छोड़ा है और भाजपा को ज्वाइन किया है, तब से दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी चर्चा में रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो यह तब लागू होता है जब कोई पार्टी का सदस्य किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, और या ऐसा हो कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे आप किसी पार्टी में ना हो, और जब चुनाव जीते आप किसी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो आपकी सदस्यता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष रद्द कर सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से लागू किया गया था। ये तो 52 अमेंडमेंट एक्ट है, 1985 में लागू किया गया था। बाकी आप पढ़िए, यह महत्वपूर्ण क्यों है ये भी आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। भारत की पहली डॉल्फिन एम्बुलेंस काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। भारत की पहली डॉल्फिन एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ये कहा जाएगा कि अब जो है देहरादून में इसे लॉन्च किया गया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। इतिहास बना जब देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस लॉन्च हुई। गंगा डॉल्फिन घायल हो गए, तो अब जो है मदद आसानी से पहुंचाया जा सकेगा गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए, इसलिए पहली डॉल्फिन एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है। कुछ नाम बदले गए हैं 2026 में, जैसे केरल राज्य का नाम बदल के केरलम कर दिया गया है, मनरेगा योजना का नाम बदल के VB ग्राम जी योजना कर दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम, जोमेटो का नाम बदल गया है इटर्नल कर दिया गया है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का नाम जो है वो सुदर्शन है। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल जहाँ पे लैंड किया था चंद्रयान 3 यान, उसका नाम जो है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है बिंदु। प्रधानमंत्री कार्यालय या PMO का नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। आमदपुर हवाई अड्डे का नाम बदल के श्री गुरु रविदास महाराज कर दिया गया है। जुबिन गर्ग द्वीप का नाम बदल के अब सेंट जॉन्स द्वीप कर दिया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। अगला है नॉर्थ ईस्ट को मिला पहला ऑस्कर ऑफ साइंस अवार्ड। ऑस्कर ऑफ साइंस अवार्ड मिला है नॉर्थ ईस्ट को, फिजिक्स में अहम रिसर्च के लिए दिया गया है। तो असम के डॉक्टर अतनु नाथ को मिला है 2026 का ब्रेक थ्रू प्राइज। ब्रेक थ्रू प्राइज किसे मिला है? डॉक्टर अतनु नाथ को मिला है। और किस लिए मिलता है ये? तो ये से फिजिक्स के अहम रिसर्च के लिए दिया गया है, ऑस्कर ऑफ साइंस। भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, किसे? तो शेखा झील पटना। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो कि अलीगढ़ में पड़ता है, अलीगढ़ में पड़ता है, इसको घोषित किया गया है 99वां रामसर स्थल, रामसर साइट। किसने घोषित किया? तो भूपेंद्र यादव ने घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितना रामसर स्थल हो गया है? तो 12।
सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। रामसर स्थल की बात करें तो रामसर कन्वेंशन 1971 जो कि ईरान का एक रामसर शहर है उसके नाम पे जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमियाँ होती हैं उनको यह घोषित किया जाता है। सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अमेरिका के सिएटल के वेस्टलैंड स्क्वायर में स्थापित किया गया है। तो विवेकानंद की मूर्ति कहाँ लगी है? अमेरिका के सिएटल में। तो खाद्यान्न उत्पादन में देश में अग्रणी रहा है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले पे है। पहले की बात करें तो गेहूं में भी पहले पे है। गन्ना, आलू, मटर और दुग्ध उत्पादन में या मिल्क प्रोडक्शन में पहले नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। और देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 21%। 21% हिस्सेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी विजेता जो है महिलाएं रही हैं। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे पर्यावरण का ऑस्कर भी बोला जाता है, तो 6 महिलाएं जो रही हैं इनका नाम पढ़िए आप। सारा फिंच, अलाना अराका खले, होन जिन किम, बियोनिका रोका, मार्टवॉक, यूलिसिस मोरालेस ब्लॉन्को, इरोयो तनाशी। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में बात करें तो 1989 में यह स्थापित हुआ था। रिसर्च एंड रोड गोल्डमैन इसके संस्थापक रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता के बचाव के लिए काम करता है। ये 6 क्षेत्रों से ग्रास रूट लीडर्स चुने जाते हैं इसमें। ग्रीन नोबेल बात करते हैं इसके हम, ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। पुरस्कार राशि की बात करें 2 लाख के आसपास पुरस्कार राशि दी जाती है डॉलर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है। अब महज 1 साल पहले भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जा रहा था, लेकिन अब 2 पायदान खिसक कर भारत जो है दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया है या अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत से पहले कौन कौन से रहे हैं? तो अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन भारत से आगे रहे हैं। तो भारत नहीं रहा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब किस नंबर पर चला गया है? 6वें नंबर पर चला गया है भारत। और सरकार का दावा क्या रहा है? तो भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 2030 तक अनुमानित जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर बताए जा रहे थे, लेकिन अब कितना हो गया है? अब 6वें नंबर पर भारत चला गया है। पता नहीं 2030 तक कहाँ जाएगा। तो 5 अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी कौन सी रही है? तो अमेरिका सबसे आगे है, चीन 20.58 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 5.45 ट्रिलियन डॉलर, जापान 4.38 ट्रिलियन डॉलर, ब्रिटेन 4.26 ट्रिलियन डॉलर। IMF जो है वो हर साल डाटा निकालता है और भारत की दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल किया गया है। भारत की ग्रोथ की बात करें 2026 में 6.5% रहा है। अनुमान लगाया है 2027 में भी 6.5% रहेगा, जो कि बाकी देशों का काफ़ी कम है ग्रोथ रेट। एशिया में टॉप पर सबसे पहले नंबर पे जो है गौतम अडानी बन गए हैं सबसे अमीर व्यक्ति। किसको पीछे छोड़ के? मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के गौतम अडानी जो है एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। भारत में खुली दुनिया की पहली वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी जामनगर में वनतारा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है। तो पहली वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी है जामनगर के वनतारा में शुरुआत की गई है। तो वनतारा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली एकीकृत वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी है। एनिमल जेनेटिक्स और सर्जरी की पढ़ाई होगी इसमें। नालंदा की तर्ज पर निर्माण और ऐतिहासिक बिजोलिया सैंडस्टोन का प्रयोग किया जाएगा इसमें। टॉप कंट्री बाय थोरियम रिजर्व। थोरियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा भंडार की बात करें तो रिजर्व की बात करें तो भारत में है 846.5। बाकी देशों का नाम देखिए, सबसे बहुत कम है, भारत में बहुत ज़्यादा थोरियम का भंडार है। दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित शहर जो है वो भारत में है। लोनी जो कि गाज़ियाबाद का एक शहर सबसे प्रदूषित शहर है। उसके बाद होटान चीन का, बर्नीहाट मेघालय, दिल्ली चौथे नंबर पे, फैसलाबाद पाकिस्तान का 5वें नंबर पे। तो दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन से हैं? तो पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश है। बांग्लादेश दूसरे नंबर पे आता है। ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पे। तो पाकिस्तान पहले नंबर पे सबसे प्रदूषित देश है। भारत 6वें नंबर पे है प्रदूषित देश के मामले में। तो ये था पूरा न्यूज़। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।